अब आज हम लोग एक नया करंट कह लीजिए या अपने पर्यावरणीय मुद्दों पर जो वैश्विक संस्थान है उसका सीरीज जो अपने पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी प्रोग्राम। इसके बाद कोप पढ़ाएंगे। उसके बाद जो है भारत सरकार जो 8 कार्य योजना बनाया था वो पढ़ाएंगे। तो उससे क्या होगा, संस्थान वाला गप हो जाएगा। फिर चलेंगे सारे प्रोटोकॉल और ये सब पर जो था वो एक साथ कन्वेंशन। तो आज हम लोग यूएनईपी को देखें। सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस कार्यक्रम में ये वाला फोटो देख लीजिए। खुद जो है इन्वायरमेंट की तरह एकदम साफ सुथरा लग रहा है देखने में। अब आइए सबसे पहले कि अगर अभी न भी आपसे पूछे कि आखिर ये यूएनईपी क्यों चर्चा में, वैसे तो हमको आपको पढ़ाना है चैप्टर के अंदर है, लेकिन उसमें भी अगर आज के तारीख में पूछे कि ये क्यों चर्चा में है, तो अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके ऑर्गेनाइजेशन को। उसके संगठन में एक है इंटर गवर्नमेंटल डायलॉग कमेटी। मतलब यूएनईपी के अंदर कई प्रकार के संगठन होंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भाग, तो एक बॉडी है जिसका नाम है अंतर सरकारी वार्ता समिति। यानी गवर्नमेंट के प्रतिनिधि बैठ करके आपस में डायलॉग करेंगे, ठीक है। उसका दूसरा सत्र, इसका मतलब ये है कि ये नया बना है, ठीक है ना, क्योंकि ये दूसरा ही सेशन है। तो दूसरा सत्र फ्रांस के पेरिस में आयोजित किया गया है। दरअसल ये 1 महीना पहले का घटना है, अगस्त महीना में ये घटना घटा है। तो इसीलिए हम इसको ऐसा बनाए कि आपको दिखे कि अच्छा करंट इसमें से क्या पूछेगा। तो क्या हुआ, यूएनईपी की अंतर सरकारी वार्ता समिति का दूसरा सत्र फ्रांस के पेरिस में आयोजित किया गया। यही उस सेशन का फोटो है। अब इसका ये जो सत्र आयोजित किया गया, उस सत्र का ऑब्जेक्टिव क्या था। तो जब हम लोग ट्रेडिशनल पढ़ाई पढ़ते हैं तब अपने जानते हैं कि अभी फिलहाल पर्यावरण का अगर कोई सबसे बड़ा शत्रु है तो प्लास्टिक, क्योंकि वो दिखता नहीं है लेकिन वो सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। तो इस सत्र का उद्देश्य यही था कि प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए, जैसे कई प्रदूषण को समाप्त करने के लिए हम लोग वैश्विक समझौता किए, तो वैसे ही प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए वैश्विक समझौते पर वार्ता करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करना। यानी अब तीसरा सत्र होगा, तो इसी अगर इनका यूएनएपी का ये जो इंटर गवर्नमेंटल डायलॉग कमिटी है, अगर इसका तीसरा सत्र होगा तो अब यही होगा कि भाई इन्हीं प्रदूषण के बारे में अपने को बातचीत करना है, ठीक है। तो एक प्लास्टिक पर स्पेशल कि उसको कैसे कम किया जाए उस पर बातचीत करने के लिए एक मंच है, और उस मंच का नाम है यूएनईपी का अंतर सरकारी डायलॉग कमेटी, वार्ता समिति। क्लियर हो गया। अब आइए अब यूएनईपी के बारे में हम लोग जाने एक सामान्य परिचय से, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि रातों रात कोई न संस्था बना है न बनेगा। तो सबसे पहले 1972 में यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट का आयोजन किया गया। सबसे पहले जो है इन्वायरमेंट पर सोचने के लिए 1972 में, हिंदी है मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट का आयोजन किया गया। यानी पहली बार ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में जो है बातचीत करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस बुलाया गया। यानी ध्यान रखना है, आप बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, 72 एक डेडलाइन। पर्यावरण से रिलेटेड जो भी हो रहा है, जो चैप्टर आप पढ़ते हैं उसमें कांटा जाके 72 पे ही टिकता है।
यानी वहां से पर्यावरण खराब हो रहा है, ये लोगों को आंखों से दिखने लगा, ऐसे समझना है। अब आइए, तो ये जो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट था, ये सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो 72 वाला ये सम्मेलन स्वीडन के स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था। तो आपसे अगर पूछे कि यूएन कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो कहेंगे स्वीडन के स्टॉकहोम में किया गया। अब इसमें हुआ क्या, देख लीजिए, यही रास्ता दिखा रहा है कि इंटर गवर्नमेंटल डायलॉग कमिटी कैसे बनेगा। तो इस सम्मेलन में एक डिक्लेरेशन ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट, मानव पर्यावरण पर एक घोषणा हुआ कि हमको क्या क्या करना चाहिए, और एक पर्यावरण प्रबंधन निकाय की स्थापना हुई, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट बॉडी। कि इसमें यही हुआ कि एक तो ह्यूमन इन्वायरमेंट पे डिक्लेरेशन होगा, वो डिक्लेरेशन हुआ, और दूसरा एक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट बॉडी की स्थापना की गई जो कि इन्वायरमेंट को मैनेज करेगा। अब आइए, अब कहा जाता है कि पर्यावरण प्रबंध निकाय को 5 जून 1972 को क्या हुआ, उस बॉडी को यूएन के जनरल असेंबली में एक नया नाम दे दिया, और उसी का नाम है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। माने इसको पूरा विश्व अपना लिया, ठीक है। तो जब संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की बैठक 1972 में हुई, तो ये देखिए, तो ये जो चर्चा हुआ था कि एक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट बॉडी की स्थापना हो, तो उसी बॉडी का नाम रख दिया गया यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यानी इसको यूएन अपना लिया, ठीक है। अब इसका मुख्यालय हेड क्वार्टर कहां होगा, इसका मुख्यालय केन्या का नैरोबी शहर, इसके मुख्यालय को तय किया गया। इसका हेड क्वार्टर केन्या का नैरोबी तय हुआ। अब आइए, अब जाने यूएनईपी का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, संगठन। तो सबसे पहले इसमें एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं। तो इस संगठन का एक पद हुआ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ये कौन होता है, तो ये यूएनईपी का, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का हेड होता है। इसका सिलेक्शन कैसे होगा, तो यूएनओ के जनरल असेंबली में वोटिंग होगी, 194 कंट्री में जो 2/3 लोग चुनेंगे जिसका नाम, वह व्यक्ति इस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर होगा। क्या देख रहे हैं कि इसका चयन संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किया जाता है। अब आइए, दिसंबर 1972 में इसका पहला जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसको चुना गया, तो दिसंबर 1972 में यूएन के जनरल असेंबली ने कनाडा के मॉरिस स्ट्रॉन्ग को फर्स्ट जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया। मॉरिस स्ट्रॉन्ग को जो है कनाडा का है, उसको पहला एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यूएनईपी प्रोग्राम का नियुक्त किया। अब आगे देखें, तो आज कौन है, तो अभी आगे चेंज होगा, तो चेंज कर लीजिएगा। डेनमार्क के इंगर एडरसन हैं अभी यूएनईपी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इंगर
इंगर, इंगर और एंडरसन, ये डेनमार्क की हैं, इंगर एंडरसन हैं। अब आगे दूसरा बॉडी है जिसका नाम है इन्वायरमेंटल असेंबली, पर्यावरण सभा। ये हेड होने से क्या होगा, जब निर्णय बहुमत पे लिए जाएंगे तो फिर यही गवर्न करेगा। तो क्या कहेंगे कि यह यूएनईपी की एक गवर्निंग संस्था है, शासकीय संस्था हिंदी में बोलते हैं। यह यूएनईपी की शासकीय संस्था है, यूएनईपी की गवर्निंग बॉडी है। अब इसका स्थापना कब हुआ, तो इसका स्थापना 2012 में किया गया। आज यह संस्था कितना इंपॉर्टेंट है ये समझिएगा कि इसमें 193 सदस्य हैं। ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, इसके 193 सदस्य हैं। अब यूएनईपी का जो ये पर्यावरण सभा है, ये प्रत्येक 2 साल पर इसकी बैठक होती है। यानी एक बार जो है हो गया कोई डिसीजन, तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अब 2 साल तक उसको जो है चलाते रहेगा। सेशन प्रत्येक जो है 2 वर्ष पर इसका सेशन आता है। अब आइए अदर डिवीजन, ये 2 इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उसका काम देखे, अब बाकी का खाली नाम जानेंगे इसमें और क्या क्या है। साइंस डिवीजन, जाहिर बात है पर्यावरण को अगर विज्ञान से नहीं जोड़िएगा तो कैसे पता चलेगा कि उसमें क्या हो रहा है। तो साइंस डिवीजन। दूसरा पॉलिसी एंड प्रोग्राम डिवीजन, दूसरा भाग है जो पॉलिसी तय करता है, और नहीं तो कौन कौन से प्रोग्राम होने चाहिए वर्ल्ड लेवल पर पर्यावरण को माने कि कंट्रोल करने के लिए। तीसरा इकोसिस्टम डिवीजन, इकोसिस्टम आप पहले पढ़ चुके हैं, तो इकोसिस्टम देखने वाला डिवीजन। और चौथा है इकोनॉमी डिवीजन। अभी और भी है, गवर्नेंस अफेयर्स ऑफिस, गवर्नेंस अफेयर्स ऑफिस। उसके बाद लॉ डिवीजन, उसके बाद कम्युनिकेशन डिवीजन, और अंत में है कॉरपोरेट सर्विस, कॉरपोरेट सर्विस। अब इनका एक्टिविटीज क्या है, गतिविधि, यूएनईपी के एक्टिविटीज। तो अंतर सरकारी डायलॉग कमेटी क्यों, क्योंकि सरकारी संस्थाओं को शामिल करना है। तो पहला गतिविधि यही है कि यह जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए सरकारी संस्थाओं को शामिल किया है। पहला, यह जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए सरकारी संस्थाओं को शामिल किया है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को शामिल किया है। दूसरा, मानव स्वास्थ्य पर आपात स्थिति या प्राकृतिक आपदाओं को कम करने और भविष्य की आपदाओं के लिए तैयारी करने का प्रयास किया है। माने ह्यूमन का जो हेल्थ है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का इमरजेंसी जो है पोजीशन, या नेचुरल कैलिमिटी को कम करना, या फ्यूचर के जो हैं डिजास्टर के लिए तैयारी करने का ये प्रयास किया है। मतलब कि मनुष्य के स्वास्थ्य पर अचानक आपात स्थिति अगर आ जाए,
या कोई सूखा बाढ़ जैसे अभी मोरक्को में हो गया, वैसी स्थिति आ जाए और भविष्य में अगर कोई आपदा आ सकता है, उसके लिए तैयारी एक डिजास्टर से जो अनुभव लिए उस पर अगले डिजास्टर की तैयारी करिए। जैसे आप देखें कि द्वारका में जो अभी थोड़े दिन पहले आया था चक्रवात, तो क्यों सबसे कम माने जान माल का खतरा हुआ? खतरा तो होगा ही। इतने बार जो है अपने यहाँ चक्रवात आ चुका है, अपने यहाँ मतलब गुजरात ने, भारत में उड़ीसा सबसे ज्यादा खतरनाक है, पढ़ा चुके हैं। तो हम इतनी तैयारी कर चुके हैं कि अगर अपने को अब 2-2.5 दिन का समय मिल जाता है, तैयारी तो पहला यही है, ये सैटेलाइट से समझ लें 2 दिन पहले ही कि नहीं ये बवंडर घुस जाएगा यहाँ पे, उसका दिशा तय कर लें, तो हम वहां पर पहले से डिजास्टर का मैनेजमेंट करके रखेंगे, जिससे क्या होगा कि भविष्य में कोई भी जो है हम उसके लिए तैयार होंगे। जैसे एक सबसे बड़ा उदाहरण देखिएगा, एकदम समुद्र के किनारे जो टीना वाला घर था, उसका सरकार बाद में फिर से टीना लगाया, जिसका छत टीना का था, टीन वाला, सब पहले उतरवा दिए। क्योंकि हम फिजिक्स में पढ़ते हैं कि मकान का सबसे पहले टीना वाला छतें उड़ता है। क्यों? क्योंकि अंदर का दबाव कम है, बाहर का दबाव ज्यादा। जैसे आप ऐसे धक्का दे के किताब हटा देंगे, 10 किताब के ऊपर रखा हुआ हो ऊपर वाला को, वैसे ही समझना है कि वो टीना उड़ा देगा। अब वो किसके गर्दन में लगेगा, कहाँ आप जो है बचाव केंद्र रखे हैं उसी पे गिर जाएगा। तो पहला डिजास्टर क्या करना है कि उसको दोबारा बना देंगे, कितना खर्चा आएगा, गरीब का घर है वो टीना, उसको पहले उतार देंगे। क्या देख रहे हैं, यही कह रहा है कि इसकी तैयारी का प्रस्ताव। इसने पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन को विकसित किया, इकोलॉजिकल सिस्टम मैनेजमेंट को डेवलप किया है। इसने पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन को विकसित किया है। पर्यावरण शासन स्थापित करने का प्रयास किया है, इन्वायरमेंट गवर्नेंस स्थापित करने का प्रयास किया है, और पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए इसने कई जो है कार्यक्रम चलाया, जिससे कि लोग करें 500 रोल ऑफ ऑनर, चैंपियंस ऑफ द अर्थ, यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ, ऐसा पुरस्कार देता है। ठीक है, तो क्या होगा उससे कि कई संस्था या लोग जो है वो सामने आकर के और इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे पर्यावरण से रिलेटेड। तो ये जो है ग्लोबल 500 रोल ऑफ ऑनर, चैंपियंस ऑफ द अर्थ, यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ नामक पुरस्कार का कार्यक्रम चलाया। अब देखें इसकी उपलब्धियां क्या है। अब यही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कैसे पढ़ें, अचीवमेंट, यूएनईपी प्रोग्राम जो है जो चल रहा है, तो उस यूएनईपी प्रोग्राम के अचीवमेंट क्या हैं। तो पहला है अचीवमेंट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, दूसरा मीनामाटा कन्वेंशन 2017, मीनामाटा कन्वेंशन 2017, 2001 में मार्सलैंड के विनाश के बारे में विश्व को जो है वो सतर्क किया था। तो क्या देखे कि वर्ल्ड को पहले से बता दिया कि ये जो है एरिया ये खत्म हो जाएगा पर्यावरण के हिसाब से, मार्सलैंड के विनाश के बारे में सतर्क किया था। अगला 75 से 95 तक इन्वायरमेंट पर जो इंटरनेशनल एजुकेशन प्रोग्राम था, उसको जो है ये
लीड किया। और यही सबसे पहले 2000 में कहा था ग्लोबल वार्मिंग, जिसके कारण 2000 के बाद के लगातार परीक्षाओं में पूछा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इससे क्या क्या हो सकता है। तो 2000 में ग्लोबल वार्मिंग की चेतावनी इसने दिया था। 2008 में कहा कि अगर पर्यावरण बचाना है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो आप अपने यहाँ शुरू करिए। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उसके लिए 2008 में ये वाहन चलाने का आह्वान किए थे। अब आइए, ये रहा करंट कि वो जो डायलॉग बैठा था, वो डायलॉग सबसे लेटेस्ट है कि वो बैठता है कोप के पहले, यानी नवंबर दिसंबर। तो 23 में तो अब ना बैठेगा, अब 2 साल में होता है, तब 22 के बाद तब 24 में होगा ना। तब 22 में जो इन्होंने एमिशन गैप रिपोर्ट दिया 2022, अभी 24 तक आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। यानी अगला साल दिसंबर में जब इसका तीसरा सत्र बैठेगा, उसमें जब वो कुछ नया देगा तो वहां पर आपको जो है नया करना है। पहला देखिए क्या कहता है, कोप 27 से पहले यूएनईपी ने उत्सर्जन गैस रिपोर्ट द क्लोजिंग विंडो क्लाइमेट क्राइसिस कॉल्स फॉर रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी के नाम से ये रिपोर्ट दिया है। उस रिपोर्ट का नाम है द क्लोजिंग विंडो क्लाइमेट क्राइसिस कॉल्स फॉर रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। कह रहा है कि क्लाइमेट क्राइसिस पर अगर दरवाजा आज बंद कर लिए, जिससे क्लाइमेट में क्राइसिस आ रहा है, तो तैयार रहिएगा कि सोसाइटी में रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ सोसाइटी मतलब इंसान का सोसाइटी ने, कि पूरे पृथ्वी पर, ठीक है, उस पर जो है इसने रिपोर्ट दिया है। ये यूएनईपी का 13वां संस्करण है। ये जो रिपोर्ट है ये 13th एडिशन है। आप लोगों का ये आगे बढ़ने के पहले बता रहे हैं, भूगोल किस दिन से शुरू हो रहा है, कुछ अंदाज है आप लोगों को? कुछ अंदाज में बताइए। 1 तारीख? हाँ, वीक तो ठीक है, अब तो तारीख बताइए, वीक तो पहले बोला था, एकदम गांधी जी के जन्मदिन के दिन। देखिए आज जो लेकर के आ रहे हैं शाम को, उसमें ये ऐड है कि ज्योग्राफी न्यू बैच 2-10, 3-10, 4-10, नून बैच 3 से 5 फ्री डेमो लेक्चर, आजकल सब न देना पड़ता है। तो ये जो है 2 तारीख से आपका, अब ज्योग्राफी जब तक चले, वैसे ही जैसे पर्यावरण 2-2.5 महीना चला, तो 3 महीना पक्का फिक्स रखना है कि वो पूरा ज्योग्राफी, फिजिकल, इंडिया दोनों मिला करके आपको तैयार होना है। चलिए अगला रिपोर्ट, इसके अंतर्गत वर्ष 2030 में अनुमानित उत्सर्जन और पेरिस समझौते के 1.5 डिग्री सेल्सियस और 2 डिग्री सेल्सियस लक्ष्यों के स्तरों के बीच का आकलन किया है। मतलब कि पेरिस समझौता में यह कहा गया था कि अगर हम लोग इन सब चीजों को करें, समझौते में जो जो है बताएंगे, तो टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस पर जाएगा। लेकिन लग रहा है कि ये 2 डिग्री तक जाएगा, ये है गैप, समझ रहे हैं? 0.5 का गैप चल रहा है। यानी अब अगले जो है 7 वर्षों में आप इसको कैसे कम करेंगे, ये अब आप सब देश वाले लोग समझ लीजिए। अब आइए निष्कर्ष क्या निकला है।
ये तो एक केन रिपोर्ट हुआ, गैप कितना रहेगा। निष्कर्ष कहता है कि जो, भाई हम ये नहीं कहेंगे कटौती करिए, जो 7 शीर्ष उत्पादक देश हैं, कौन कौन? चीन सबसे ज्यादा, यूरोपियन यूनियन, भारत, इंडोनेशिया, ब्राजील, रूस और यूएसए। ये 2020 में 55% मैंने ट्रांसपोर्टेशन जो पूरे विश्व में हो रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन से जो कार्बन एमिशन हो रहा है उसका 55% तो यही 7 देश मिल करके उत्सर्जन कर रहा है। तो इसका मतलब वो एक तरह से वो हमारे वाले भाषा में कि चेतावनी दे रहा है, नहीं वही बोला कि भाई संभल जाइए, यही 7 देश को जो है हम समझा रहे हैं कि आप अपने उत्सर्जन में कटौती करिए, नहीं तो आपके कारण 2030 में ये हाल होने जा रहा है। दूसरा कहता है कि G20 कितना करंट पर करंट हो गया है। कहता है कि G20 के जो देश हैं, ये इसलिए G21 नहीं कि ये रिपोर्ट 22 का है, उसमें अफ्रीकी संघ इसमें शामिल नहीं हुआ था, ये भी बदल जाएगा तब, क्योंकि अफ्रीकी संघ शामिल करिएगा तो 85% हो जाएगा। तो कहता है कि सामूहिक रूप से G20 ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के लिए 75% जिम्मेदार है। GHG का मतलब हुआ ग्रीन हाउस गैस। तो कहता है कि G20 के देश सामूहिक रूप से मिलकर के ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन पूरे विश्व का 3/4 करता है, 75% करता है। अब आइए, भारत का औसत बहुत कम है। 2020 में वर्ल्ड में पर पर्सन ग्रीन हाउस गैस का एमिशन 6.3 टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन था। भारत में ये बहुत कम है, ये 2.4 टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है। खाली 140 करोड़ से गुना कर दीजिए, आइडिया लग जाएगा कि इतना कम होने के बावजूद भी टोटल कितना हो जाएगा। मतलब जब ये इतना कम है तब हम सिर्फ 7 देश में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आबादी हमारा जो है वो, इससे एक और चीज निकल कर सामने आ रहा है कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में भी भारत में इंक्लूजन नहीं है, समावेशन। इसका मतलब कि कुछ लोग बहुत ज्यादा उत्सर्जन कर रहा है, जो अपने घर में भी एसी लगा के रखा है, ऑफिस में भी लगा के रखा है, कार मोटर भी एकदम ठंडों के मौसम में एसी चलता ही बोल के एक नए कांच जो है वो धुंधला हो जाता है। तो जरा सोचिएगा कि सबसे ज्यादा कौन कर रहा होगा? जिसके पास सबसे ज्यादा फैक्ट्री है। तो इसीलिए प्रति व्यक्ति तो नीचे हैं, लेकिन आबादी के कारण ज्यादा है, लेकिन इंक्लूजन नहीं। अब जितना बात आप भूगोल में बोल सकते हैं यहां सब बोल दीजिए। क्षेत्रवार जो है असमानता है। जो देश, समझिएगा, जो राज्य इंडस्ट्रियलाइज है वो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन ज्यादा करेगा। एगो और करेगा, देखिए अभी खुशी नाराज हो जाएगी, वो नाम बोल रहे। जो देश धान का उत्पादन करता है, धान से भी मीथेन गैस निकलता है। तो धान का जो उत्पादन जो राज्य कर रहा है, देश ने स्टेट यानी पश्चिम बंगाल, बिहार, ये सब, वहां भी एमिशन हो रहा है ग्रीन हाउस गैस का। और अभी एगो और, आज जो राज्य रोमिनेंट पशु को रख रहा है ज्यादा, रूमिनेंट पशु को जो जुगाली कर रहा है, जुगाली करने में डकार में जो उससे मीथेन गैस निकल रहा है, तो वो इलाका में भी ग्रीन हाउस गैस उतने उत्सर्जित हो रहा है अगर वहां पशुओं की संख्या बहुत ज्यादा है। तो क्या देख रहे हैं कि यहाँ अलग अलग प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में भारत में ग्रीन हाउस गैस के इमिशन में असमानता है। देख रहे हैं ये चीज। अब आइए, इंटर गवर्नमेंटल डायलॉग कमिटी जो चर्चा में रहा, जरा उसके बारे में तो 2 लाइन जाने कि वो है क्या। तो हेडिंग दीजिए, अंतर सरकारी वार्ता समिति। तो
पहला पॉइंट। इसका दूसरा सत्र हाल में पेरिस के फ्रांस में हुआ था और पहला सत्र 2022 में उरुग्वे में संपन्न हुआ। हाल का मतलब अभी 2023 में हुआ है दूसरा सत्र, पहला सेशन जो है वो 2022 में हुआ था। शब्द पकड़िएगा, यूएनईपी में, अभी आपको पीछे ले चलते हैं, ये देखिए, हमको पता है कि आप कहां से कंफ्यूज हो रहे हैं। यूएनईपी में पर्यावरण सभा की बैठक 2 साल में एक बार होगी, समझ रहे हैं, अंतर सरकारी का नहीं। ये तो इन्वायरमेंटल सभा है, यानी एक तरह का पार्लियामेंट है, संसद है, तो संसद तो साल में 3 बार बैठता ही है, तो ये भी 2 साल में एक बार बैठता है। लेकिन ये जो इसकी ये इंटर गवर्नमेंटल संस्था है, ये तो हर एक साल बैठती है, ये वाला। तो इसका 22 में पहला सत्र हुआ उरुग्वे में, इसका गठन हुआ था, और अगस्त के आसपास है 2023 में, ये अभी फ्रांस के पेरिस में हुआ है। अब आइए दूसरे सत्र का उद्देश्य, बस अभी जो लिखे हैं वही, प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए वैश्विक समझौते पर एक मंच प्रदान करना। अब आइए दूसरे सत्र की मुख्य विशेषता क्या थी, ये हमारा करंट है, तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकंड सेशन, प्रक्रिया नियमों को अपनाना। मतलब प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करना चाहिए, ये हम सब बोल रहे हैं, लेकिन 90% ध्यान रखिएगा कि व्यवस्था बनाइएगा तभी जाकर के कोई बात होगा। जैसे आप नीचे उतरिए बोयरा में, ई वाला लिफ्ट के सामने आइए, तो हमेशा देखिएगा कि लिफ्ट के पास एगो कार होता है, जबकि वहां 3 कार रखा जा सकता है। एगो बीच में नहीं लगाने देता है, एगो इधर लगता है, इसीलिए कि उसी में से ऐसे जगह बाइक लग दिया गया है कि अंदर दोनों तरफ आप करिए। तो अगर ये व्यवस्था बन गया है तो कोई नया आदमी ही वहां गाड़ी लगाएगा, नहीं तो सबको पता है कि हमको कार यहाँ नहीं लगाना है। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं आप, यही कि प्रोसेस क्या होगा, जो नियम आप बनाना चाहते हैं उसको अपनाएं। बातचीत के लिए आधार तैयार करने के लिए एक एडहॉक ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप, एडहॉक का मतलब अस्थाई, समय समय पर एक वर्किंग ग्रुप एंड एक ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप बनाए हैं जिसका अंत ही नहीं होगा, यानी उसमें हर देश जब चाहे नए आदमी को ले आएगा, लेकिन वो एडहॉक होगा, कुछ समय के बाद वो बदल जाएगा। भारत भी जो है, भारत ने इसमें एक ही चीज कहा, बहुमत नहीं, ये इन्वायरमेंट की बात है, आम सहमति, यानी 193 के 193 देश को जो है इसमें वोटिंग करना चाहिए जब हम किसी मुद्दे पे हैं, तो हम कहेंगे, ताकि क्या हो कि ये आम सहमति वाला जो है बिल माना जाए, यही समझा जाए कि पूरा देश एक साथ जो है वो तैयार है। अब आइए, ये एक आपको अलग से आज तैयार करके दे देते हैं, भाग्यलक्ष्मी को भी थोड़ा इजी रहेगा। डे ने ईयर, पर्यावरण से रिलेटेड जितना भी ईयर 2007 से अभी तक मनाया गया है, अब 62 का थोड़े परीक्षा में कभी पूछता है, वो कोई साल लोकप्रिय होगा तो पूछेगा। तो 2007 था अपना डॉल्फिन का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ डॉल्फिन। 2010 था अपना इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष। 2011 था इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट, अंतरराष्ट्रीय वन वर्ष। 2012 था इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल, सभी के लिए सतत ऊर्जा का
अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ये था 2012। 2013 इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर कोऑपरेशन, अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग वर्ष। इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर कोऑपरेशन, अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग वर्ष। और 14 है पारिवारिक खेती का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फैमिली फार्मिंग। 15 प्रकाश और प्रकाश आधारित प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ लाइट एंड लाइट बेस्ड टेक्नोलॉजीज 2015। इंटरनेशनल ईयर ऑफ लाइट एंड लाइट बेस्ड टेक्नोलॉजीज 2015, प्रकाश और प्रकाश आधारित प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 16 इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस, अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस। कठोर बोलते हैं ना आप लोग गुजराती में, तो कठोर वर्ष। ठीक है, देखिए इसमें एगो हमको बार बार शंका होता है, हन जो पीछे लगा तो उसको आप लोग बिया लगाते हैं, तिलहन हम लोग बोलते हैं तो आप कहे तेलीबिया, तो इसको दालीबिया कहना चाहिए था है कि नहीं। तो चलिए आगे देखें। 2017 में है विकास के लिए सतत पर्यटन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म फॉर डेवलपमेंट, विकास के लिए सतत पर्यटन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 2020 इसीलिए कि बीच में जानबे करते हैं जो हुआ कोरोना से लेकर सब, तो अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ। 2021 फलों और सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो इस तरह से आप यूएनईपी के बारे में जाने। आप खाली देखते जाइए, ट्रेडिशनल पढ़ने के बाद ये जब पढ़ रहे हैं तो आपको कितना मजा आ रहा है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों, अब एक नया संस्थान देखेंगे अगले क्लास में।